नमस्ते सभी को। बहुत-बहुत सुप्रभात। और आज के हमारे योग शिक्षक मुकेश जी का बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर तरीके से प्रेम पूर्वक योग कराया। समय का पता भी नहीं लगा और पसीना भी आया। तो आपका बहुत अभिनंदन। इस प्रकार से आप रविवार को जब भी आप आते हैं, रविवार को ही आपको समय मिलता है योगाहार के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छी तरह से आज आपने योग भी कराया है और हनुमान चालीसा भी गा के सुनाई, उससे भी बहुत प्रफुल्लता है। और अ, आज की मैं कई दिनों बाद आज वापस इस योगाहार मंच पर आ रहा हूँ, क्योंकि बीच में भी आया था, लेकिन बहुत क्षणिक रूप से, क्योंकि जब वहाँ पर जा रहे थे तो एक वहाँ की व्यवस्था के अंतर्गत भी रहना है। जब योगाहार की कक्षा की शुरुआत होती है 5:30 बजे, तो उस समय वहाँ पर सब लोग खाने का ब्रेकफास्ट करने का समय हो जाता है। मतलब उस समय वहाँ 7 बज रहा होता है और 7 से 7:30 पौने 8 बजे तक ब्रेकफास्ट का समय है। ब्रेकफास्ट के समय के बाद 8 बजे के बाद हम अपने जहाँ हमारा गंतव्य था वहाँ पर हम चले जाते थे। और फिर वहाँ पर वाईफ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मैंने फ़ोन में रोमिंग नहीं लगाया था, केवल होटल का ही वाईफ़ाई जो था वही चल रहा था। तो इसलिए वो व्यवस्था नहीं थी कि हम कहीं से भी कनेक्ट हो जाएँ। तो इसलिए योगाहार को मिस भी किया, लेकिन फिर भी जब भी 8 बजे का समय आता था, साढ़े 8 बजे का समय आता था, जब हमें मालूम था कि योग कक्षा और मुख्य अतिथि के बीच का समय आ गया है, तो उस समय ज़रूर घड़ी को देख कर के याद ज़रूर कर लेते थे कि हाँ, उस समय यहाँ पर अब ऐसा हो रहा होगा, आज हमारे मुख्य अतिथि फलाना है, जो भी है, तो उनके अभी कुछ आज वक्तव्य होगा, लेकिन ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं एक कार्यशाला में गया था, एक कई प्रतिनिधि थे कई देशों के, और उसमें हमारी जो वो कार्यशाला में जाने का भी एक अवसर ऐसा था कि एक इसको सौभाग्य ही कहेंगे, क्योंकि कई दिनों से जब हम जैविक खेती के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जब हम बातचीत ये कर रहे हैं कि हम जैविक खेती को करने के लिए हमें अपनी मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ शुद्ध रखना है। तो मेरे मन में कई बार ये प्रश्न उठ रहा था कि हम इसको नापें कैसे? इसको नपत कैसे की जाए कि हमारी मिट्टी बिल्कुल सही है, हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। हमने जो किया है उसमें हमने प्रगति पाई है। इस विषय पर भी हम लोग, मेरे मन में कई कई दिनों से प्रश्न उठ रहे थे, कई समय से। और उसका आंशिक रूप से एक निदान भी हो रहा था, क्योंकि जो मिट्टी परीक्षण का जो हम कार्य कर रहे हैं और हरिद्वार में हमने जो कार्य किया, उसके आधार पर यह पता लगा कि हाँ जी, हम मिट्टी के जो पोषण तत्व है, उसको तो हम जान सकते हैं, ऐसे नाप करके उसकी नपत कर सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि ये मात्रा कम है, ज़्यादा है, सामान्य है, और उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन मन में कौतूहल यह भी था कि हम इसके अलावा जो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि कई बार हम बातचीत करते थे कि हमारा जो जीवाणु है, उसको भी हमें नापना चाहिए, उसको भी हमें पता लगना चाहिए कि हमारे खेत में वर्तमान में कितने जीवाणु हैं। और मन में ये प्रश्न भी हो रहा था कि अगर कोई प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहा है, तो उसकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना बढ़ गए हैं। तो इसके लिए क्या कोई ऐसी सामान्य सा कोई तरीका है, जिसको कि हम जान करके और उसको समझ करके हम इसको नाप सकते हैं? तो ये प्रश्न मन में थे और प्रश्नों का आसानी से निदान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लैब में तो हो सकते हैं टेस्ट, लेकिन सामान्य रूप से कोई अगर कोई किसान करना चाहे, ये जो जागरूक किसान है वो स्वयं इसको करना चाहे, तो उसके लिए क्या विकल्प है, इसके बारे में कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। तो ये जब समाधान नहीं मिल पा रहा था, तो मन में प्रश्न तो थे ही। तो अचानक से एक दिन ये जहाँ मैं पिछली बार भी गया था, वहीं से किसी ने शायद मेरा नाम भी दिया होगा, वहाँ से इन्विटेशन आ गया अभी कुछ दिन पहले, और वहाँ पर जाने का एक अवसर ऐसे प्राप्त हो गया। और यह जब अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पर इस कार्यशाला में गए, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे साथी इसमें जो आए थे वो बाहर से थे, और स्थानीय स्तर पर जो थाईलैंड का जो कृषि विभाग है, उसके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम रखा गया था। और उसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रशिक्षक थे,
जो फ्रांस के रहने वाले थे, उनके द्वारा जो उन्होंने चीज़ों को सरल तरीके से समझने का और इसको बताने का प्रयास किया है। विधियाँ बहुत सारी थी, कठिन विधियाँ थी, वैज्ञानिक रूप से ये विधियाँ थी, लेकिन इन्होंने इसको बहुत सरल तरीके से करने का प्रयास किया है। अभी भी कुछ विधियाँ कठिन हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जिनका सरलीकरण करने का अभी और संभावनाएँ बहुत सारी। तो इस कार्यशाला का जो उद्देश्य था, जो टॉपिक था, वो यह था कि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसकी जो बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी है, सॉइल की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी मतलब उसमें जो जीवाणु रहते हैं, उसका हम कैसे असेसमेंट करें। और विशेषकर यह जो कार्यशाला थी, जो मेरी सोच थी, उसके परे थी, क्योंकि उसमें केवल उसमें जीवाणु के ऊपर बातचीत नहीं थी। उसमें बातचीत थी आपके केंचुए के ऊपर, आपके रहने वाले चींटी के ऊपर, उसमें रहने वाले ऐसे जो प्राणी हैं जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। नेमाटोड के ऊपर उसमें चर्चा थी। नेमाटोड के ऊपर मुझे ध्यान आया, कुछ दिन पहले हमारे एक गुजरात से एक साथी आए थे और उनका एक अभी अनुरोध आया है कि वह जानना चाहते हैं कि उस दिन उन्होंने जो बताया उसका क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में लोगों का क्या सोचना है। तो मेरी मुन्नीलाल जी से अनुरोध है कि उनका नंबर मैंने उनके चैट बॉक्स में भेज दिया है व्हाट्सएप में, तो कृपया उनसे संपर्क करके उनको बुला लें, जिससे कि उनकी जो अपेक्षा है उसकी पूर्ति हो सके। तो ये जो कार्यशाला थी, ये बायोलॉजिकल सॉइल क्वालिटी असेसमेंट तकनीकों के ऊपर थी, और इन तकनीकों को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, नाप सकते हैं, और कुल मिलाकर के अपनी अपनी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता का हम स्वयं आकलन कर सकते हैं। इस पर थी, इस पर जो छोटे जीवाणु जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं था, उसका उसका जो फोकस था उसके ऊपर नहीं था। तो तो ये अब हमने इस मंच के माध्यम से भी हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने कहा है कि हमें जमीन के अंदर जो जीवाणु के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है केंचुआ। तो ये केंचुए के ऊपर उन्होंने कहा है, तो हमारी सोच जो है वो केंचुए तक ज्यादातर केंद्रित रही कि हम केंचुआ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत सारे प्राणी हैं जो कि काम करते हैं मिट्टी को का मैं अपना उसको हम कहते हैं, मैंने जो मैं नोट कर है उसको कहते हैं, एक प्राणी है, 3 जिसमें अर्थवॉर्म है, टर्माइट्स है, मतलब जिसको जो अपना घोंसला बना लेती है, और कई बार दीमक। म्यूट है सर। जब तक ये सभी को मिट्टी परीक्षण के मामले में जो नया पवन सर जी अपन को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि इसको कैसे हमें मिट्टी परीक्षण करना है और उसमें क्या क्या जांच करना है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। पवन जी की आवाज़, पवन जी की, हाँ लेफ्ट हो गए हैं। जैसे जुड़ जाते हैं पवन सर जी, वो नेटवर्क में नहीं है, तो जी हम उनको जोड़ लेते हैं। और मिट्टी के परीक्षण के तरीके, और उसमें हम नए एक पवन सर ने एक नंबर दिया है, उनसे संपर्क करेंगे। और आदरणीय बंसीलाल शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, कोई चर्चा बात करना चाहते क्या सर आप? बंसीलाल शर्मा जी हैंड रेज किया है आपने। जब तक आदरणीय पवन सर जी आते हैं तब तक, जी बंसीलाल जी, हाँ सर नमस्ते। स्वागत है आपका। जी जी नमस्ते।
जी जी सर, आपने हैंड नमस्ते रेज किया नमस्ते। था, कोई बात करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपका सुन रहा हूँ, आप बोलो, आप सुन रहा हूँ मैं, तो आपकी चर्चा सब सुन जी रहा हूँ। जी जी, चलिए चलिए। जी, ये नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जी तो जी, फिर मैं धन्यवाद। कंटिन्यू करता हूँ, फिर से कंटिन्यू करूंगा, लेफ्ट हो गया था मैं। तो ये प्राणी, ये जमीन में रहने वाले, जमीन के अंदर रहने वाले ऐसे प्राणी, ये इनका महत्व को हमने समझने का प्रयास किया। इनका महत्व क्या है, अगर ये नहीं होंगे तब क्या होगा। तो इसमें ये पूरी धरती माता, जिसका कि हम उपयोग करते हैं अपने कृषि में, अपने बहुत सारी चीजों में, इसमें रहने वाले केंचुए के अलावा भी जो प्राणी हैं, और बैक्टीरिया फंजाई के अलावा भी जो प्राणी हैं, उनका भी कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसको, सृष्टि को बनाए रखने में, इस मिट्टी को बनाए रखने में, इसकी उर्वरकता को बनाए रखने में। इनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य है, इनको किसी भी प्रकार से किसी का भी कार्य छोटा नहीं समझते हुए यह समझ विकसित हुई कि सबकी, इस धरती पर सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, सबका कार्य महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए सबकी अपनी भूमिका है। उस भूमिका को करने के लिए अगर कोई भी बीच में आकर के उसको रोकता है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होता है। और यह जो पृथ्वी की, धरती की, मिट्टी की जो कार्य करने की अपनी क्षमता है, इसमें प्रभावित होती है। और इसका प्रभाव केवल हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे उत्पादन ही नहीं, बाकी प्राणियों पर भी पड़ता है, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों नहीं हो, चाहे वो अर्थवर्मी क्यों नहीं हो। तो ऐसा करते हुए इनको इनका, इनके लिए भी एक सृष्टि ने जो समय, एक स्थान दिया है, इस स्थान का वो करते हुए हम इनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करें, जिससे कि ये सभी तरह के प्राणी पल सके, बढ़ सके, और अपना जो उनका योगदान है उसका वो अच्छी तरह से योगदान कर सके। तो ये चीज बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से समझ में आई है। और मैंने कई सारे जो साथी हमारे अन्य देशों से कहा, से उपस्थित थे, उनसे उनसे भी मैंने ये कहा कि हमारी हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें तो हम पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, बीच में आटा चींटियों के लिए, ये सब हमारे संस्कृति का हिस्सा है। इसका इस हिस्सा हम हमेशा ही करते आए हैं। और इस प्रकार से ये हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। और इस प्रकार से भारत जो देश था, वो एक सोने की चिड़िया भी कहलाता था। तो ये सब चीजें हमारी वार्तालाप हो रही थी, वार्तालाप चल रहा था, समझने का प्रयास कर रहे थे। और इनको जो भी ये प्राणी है, इनके इनका इनके इनको आइडेंटिफाई करना कि ये प्राणी क्या है, ये कितने तरह के हैं, कई हजारों लाखों तरह के प्राणी हैं, कुछ जगह पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो इन सब चीजों को समझने का प्रयास किया। और यह भी मैंने पूछा कि बाकी प्राणियों का तो हमने कर दिया है, लेकिन कुछ प्राणी का वर्णन नहीं आया था। जैसे कि कुछ प्राणी अपनी जीवन लीला मिट्टी में रखते हैं, और उसके बाद वो बटरफ्लाई बन के पौधों में पहुंच जाते हैं, वहां पर भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे प्राणियों के बारे में क्या होगा। और फिर हमने ये भी बताया कि हमारे कई साथी अब स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो प्राणी जो रात के समय निकलते हैं, जो हानिकारक कीट हैं, उनका नियंत्रण करते हुए वो हवा में भी उसको पकड़ लेते हैं, और उससे अपना नुकसान में कमी हो जाती है। तो इस कार्यशाला का फोकस, जैसा मैंने पहले भी बताया, वह था जमीन में, जमीन के अंदर रहने वाले, जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर रहने वाले जो जितने भी तरह की प्राणी हैं, उनके बारे में एक समझ विकसित करना, उसके बारे में एक देखना। और यह इसमें कि वो उनकी संख्या कितनी है, ये प्राणियों की संख्या कितनी है, इसको मापने का तरीके के ऊपर हमने कार्य किया। साथ ही यह समझने का प्रयास किया कि इससे, इस सब को करते हुए इसमें वहाँ की जो धरती है, वहाँ की अब उसमें क्या कार्य क्या चलता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा किसी ने कि ये तो इतने हजारों तरह के इसमें प्राणी है, अब इसमें योगदान किसका मानेंगे, क्यों, कौन ज्यादा योगदान कर रहा है, कौन कम योगदान कर रहा है। क्या अगर केंचुए ने 20% योगदान किया पूरी उस खेत की मिट्टी को ठीक करने पर, तो बाकी का योगदान अगर कम हुआ तो उसको नापा कैसे जाए। तो यह भी चीज बिल्कुल स्पष्ट हुई, क्योंकि प्राणी इतने सारे हैं, इतने छोटे हैं, इनको हम सबको अगर नापने बैठे तो
विज्ञान के लिए भी यह संभव नहीं है कि सबको अलग-अलग रूप से मापने का प्रयास करें, ये समझने का प्रयास करें कि हम उसकी कितना उसने कार्य तो इसलिए इनका ऐसा नहीं करते हुए हम यह समझने का प्रयास करें कि इन सब प्राणियों के साथ रहने से इस मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या उसमें उसको हम कैसे समझ सकते हैं। ऐसी विधियों पर अगर हम काम किया जाए, तो हम इनडायरेक्ट तरीके से इन प्राणियों की जो कार्य है, इनकी गतिशीलता है, इनकी एफिशिएंसी है, इसको हम समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैंने आज अभी बताया अभी तक के वह यह बताया कि हमारे भूमि पर कितने तरह के प्राणी व्याप्त है, विद्यमान है। उनको हम कैसे नापें, उनको कैसे नापें कि वो कितने तरह के हैं और उनकी गतिविधियों को हम नापने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे बनस्पत की किसने व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत जीवाणुओं ने कितना उसमें योगदान यानी जो मैं आपके चींटी ने कितना योगदान दिया, आपके बाकी स्पाइडर है उसने कितना योगदान दिया, आपके केंचुआ है उसने कितना योगदान दिया, इस पर हम फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए। दूसरा यह चीज समझने का प्रयास किया गया, करने के लिए प्रश्न किया गया कि हमारा जो खेत है, जो जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से हमारे किसान खेती कर रहे हैं, उसकी अगर तुलना की जाए उस किसान के खेत से जो रासायनिक खेती कर रहा है, तो दोनों में कितना अंतर हो। तो ये दोनों का अंतर ही हमें बताएगा वैज्ञानिक रूप से कि हम अगर जैविक तरीके से खेती या प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो हमारी सॉइल की एक्टिविटी कितनी हो गई है, उसकी गतिशीलता कितनी बढ़ गई है, या कितने से ज़्यादा हो गई है, क्या कौन-सी चीज़ ज़्यादा हो गई है, कौन-सी चीज़ कम हो गई है। और यह एक मानक हमें रास्ता भी बता सकता है कि हमें जैविक या प्राकृतिक खेती करने से फ़ायदे क्या होने वाले हैं। और ऐसे किसानों को शायद कन्विंस भी कर दिया अगर उसके रिज़ल्ट अच्छी तरह से लिए जाएँ कि हमें जैविक और प्राकृतिक खेती करने से कितना ज़्यादा लाभ हो जाएगा, कितना ज़्यादा लाभ। तो ऐसे सब विधियों के ऊपर 8-10 विधियों के ऊपर हमने फील्ड में जाकर के काम किया, फील्ड में जाकर के समझने का प्रयास किया। और एक बड़ी अच्छी चीज़ वहाँ के देश को थाईलैंड देश की जो हमने देखी, वो ये थी कि ये जो मिट्टी के ऊपर जो कार्य है मिट्टी के ऊपर जो अवेयरनेस है, जो जो वहाँ के लोगों का उसमें रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ के राजा ने कहा, मिट्टी हमारे लिए सब कुछ है, मिट्टी ही हमारे लिए धरती माता है, मिट्टी जो भी तरह से उन्होंने कहा तो राजा वहाँ पर फ़ोरफ्रंट में आ गया, यानी कि वहाँ की जो सत्ता है, उसने इस बात को माना कि अगर हमारी मिट्टी है तभी हम ज़िंदा हैं और ये जो राजा हैं, ये अपने आप को भगवान राम के वंशज ही कहलाते हैं। और इसको शायद तो इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, सनातन धर्म से कई हजारों सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इसलिए यहाँ का जो राजा है, जो भी वो कहते हैं, वो सर्वोपरि है, उसको कोई काटता नहीं है। कुछ भी बात राजा ने कह दी, तो उसको सब लोग बिल्कुल हृदय से मानेंगे, उसको अंगीकृत करेंगे और जोर-शोर से उसके पीछे लग जाएँगे। तो ये राजा ने चूँकि इस बात को कहा, उन्होंने इस बात को समझा, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस जो है उसकी जो हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, उसकी बहुत सारी वहाँ पर हमने देखी वहाँ पर उसके बोर्ड से डिस्प्ले लगे रहे थे विभाग में, कृषि विभाग के अंतर्गत और उनके फार्म में भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़ोर-शोर से उन्होंने सारी चीज़ को डॉक्यूमेंट किया है, उसको फ़ोटोग्राफ्स हैं, बड़े-बड़े उसके बैनर्स लगे हुए हैं। तो मिट्टी के ऊपर विशेष रूप से वो लोग काम कर रहे हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती के ऊपर उनका रुझान बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मुझे मिला बहुत सारी जगह पर। लेकिन फिर भी कई लोग जो किसान हैं, उस तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, उस तरफ उनका रुझान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो इस कार्य को करते हुए 1 दिन में, 1 सवा दिन में इन सब चीज़ों को के बारे में समझ बनते हुए हम दूसरे दिन फील्ड की तरफ चले गए करीब
2 ढाई घंटे की दूरी पर हमारी जो था रिसर्च स्टेशन था जहाँ हमें रुकना था। तो करीब 2 दिन हम उस रिसर्च स्टेशन में जा करके अपने जो सरल तरीके हैं उसको करने का प्रयास किया और जो कठिन तरीके हैं उसको भी समझने का प्रयास किया। कठिन तरीके जिसमें कि लैब की ज़रूरत थी। दूसरे दिन हमने शुरू पहले फ़ोरनून में लैब में कैसे उसकी हम टेस्ट कर रहे हैं, लैब में हम कैसे उसका रिएजेंट बना रहे हैं, ये सब चीज़ों पर भी हमने समझने का किया। और उसकी जो भी हमने वहाँ से तैयारी की, उस तैयारी को करते हुए उस चीज़ को हम फील्ड में ले गए। फील्ड में जाकर के जो मिट्टी है उसका एक तरीका था। मैं कठिन तरीके से पहले आ रहा हूँ। जो सबसे कठिन तरीका था वो था मिट्टी की में साँस लेने की जो तरीका है, उसको कैसे नापा जाए। उस साँस को कैसे लगाया जाए कि हमारी मिट्टी जो है वो जीवित है, हमारी मिट्टी साँस ले रही है। और एक तुलनात्मक तरीके से एक 3 तरह के प्लॉट्स में हम लोग गए। एक यहाँ आम का बगीचा था, एक कैसावा कैसावा एक पौधा होता है जिसकी जड़ इस्तेमाल होती है कई चीज़ों में। और जैसे हमारे वहाँ शकरकंद होती है वैसे ही वहाँ पर कैसावा को का प्लांटेशन था। और तीसरा जो था वो था आपका बाँस का खेत। इन 3 जगह की मिट्टियों को एक निर्धारित तरीके से इकट्ठा किया गया। उस निर्धारित तरीके से मिट्टी को इकट्ठा करके उसको एक जगह पर लाया गया और लाया करके छोटी-सा एक सैंपल से उसको एक बोतल में एयर टाइट बोतल में अपने रिएजेंट के साथ रख दिया गया। और इसका 24 घंटे के बाद जब इसका पुनः इसका वो किया गया, उसका एक रिज़ल्ट देखा गया और उसकी एक टेस्ट किया गया, एक छोटी मशीन से टेस्ट किया गया, तो पता लगा कि उसकी साँस लेने की जो क्षमता है, वो तीनों तरह के खेतों में किस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो ये अ, अगले दिन जब वापस आए तो हमने उसको देखा और उसका जो कलर चेंज हुआ है, उसका भी एक कलर चार्ट के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया गया कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो एक तो ये एक तरीका था जो कि ज़रा-सी बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसमें काम किया गया, ज़रा-सी कठिन था, बहुत आसान नहीं है इसको करना फ़ील्ड में और किसान के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक वैज्ञानिक रूप से किसी भी जगह की हम मिट्टी की साँस लेने की जो तरीका है और उसकी गतिशीलता है, उसको हम देख सकते हैं। उसको एक नंबर दे सकते हैं कि ये अच्छा है, ये मध्यम है, ये कम है, ये ऐसी चीज़ें से इसको निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका जो हमने वहाँ पर सीखने समझने का प्रयास किया, वो था हमारा एक लैमिना, उसको कहते हैं लैमिना। लैमिना कुछ नहीं था, एक छोटी-सी एक पत्ती थी जो पीवीसी से बनी थी, उसमें 16 छेद किए हुए थे। 16 उसमें छोटे-छोटे छेद किए गए थे। उस छोटे-छोटे छेद में हमने पहले दिन, दूसरे दिन अपने लैब में ही उसमें कुछ सामग्री भर दी, जिससे कि सामग्री ऐसी जिससे कि जीवाणु, कीटाणु और जो जिस जीवाणु को हम करना चाह रहे थे वो आकर के उसमें खा लें। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रिप को एक पतली सी स्ट्रिप है, एक पेंसिल के बराबर चौड़ी और बिल्कुल सीधी एक पीवीसी के प्लास्टिक की किसी भी एक स्केल लगा लीजिए आप, छोटा-सा स्केल, जिसमें 16 छेद किए हुए हैं। उस 16 छेद को जब हमने मिट्टी में गाड़ा और हमारे लिए उन्होंने करीब 10 दिन पहले ऐसे स्ट्रिप को तीनों तरह के खेतों में गाड़ दिया था। और वहाँ पर जाकर के हमने केवल यह काउंट किया कि ये 16 के 16 छेद में कितने कितने ऐसे छेद में गतिविधि हो गई है, यानी कि उसको खा दिया है। जो भी जीवाणु आया उसने उसको खाया कि नहीं खाया, तो वो पता लग गया। मुझे लगता है कि ऐसी पद्धति को हम अपने वहाँ भी अडैप्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे वहाँ पर जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जो भी जानवर हैं, वो उसको खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं, मतलब 16 में से अगर 12 से ज़्यादा छेदों में एक निश्चित अंतराल में, जो कि 10 दिन के या 12-14 दिन का एक अंतराल है, उसमें अगर 12 से ज़्यादा छेद में गतिविधि में ये देखा कि वहाँ पर इसको खा लिया गया है, ये मान के चल देते हैं कि यहाँ पर गतिविधि अच्छी हो रही है। यहाँ पर जो जीवाणु और हमारे जो छोटे जानवर हैं, जो मिट्टी में रह रहे हैं, वो खाने के लिए उनको भोजन मिल गया है और यहाँ पर वो अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं।
तो ये था हमारा दूसरा वाला टेस्ट, जिसमें कि हम इसको इस तरह से समझने का किया, और जहाँ पर अगर गतिविधि कम है तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कम हो रखा है। और ये जो तरीका है ये बड़ा एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, और स्टैंडर्डाइज कई सालों पहले इसको किया गया था, लेकिन इस्तेमाल इसका कभी भी फील्ड पर नहीं किया गया, केवल छोटे-मोटे रिसर्च के रूप में कभी किया। तो ये छेद का साइज़ कितना बड़ा होगा, वो कितना चौड़ा होगा, कितने उसमें 16 ही छेद क्यों, 20 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? तो वो कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारा ट्रायल करके इस चीज़ को करने का प्रयास किया। तो ये हमारा दूसरा तरीका बड़ा सरल तरीका है। मुझे लगता है कि हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमारे खेत में जो जीवाणु हैं, छोटे जीवाणु, वो खाना खा के खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये हमें पता लग जाता है। तीसरा जो तरीका था वो ये था कि हमारे हमारा जो खेत है उसमें उसकी पानी कितनी तेज़ी से अंदर जा पा रहा है, या पानी कितने तेज़ी से अंदर जा पा सकता है कि नहीं जा सकता है। उसके लिए एक तरीका था, उसको जो तरीका नाम दिया है उसका बियर कैन। बियर का कैन मतलब एक प्लास्टिक का पीवीसी का एक पाइप था, निश्चित आयत आयत का उसका डायामीटर का, और उसमें एक निश्चित अंतराल में एक पद्धति से पानी को अंदर डालना है। 300 एमएल पानी एक बार में डाला जाता है। 10 बोतल पानी है, और उसको एक समय से उसको नाप की जाती है कि वो कितने समय पर वो पानी जमीन की सतह में ठहरा नहीं है, जमीन के अंदर चला गया है। तो ये 300 एमएल पानी की 10 बोतलें आधे घंटे का टेस्ट है, और एक निश्चित आयताकार उसमें रखा गया है, उसकी एक समय सीमा रखी गई है, और उससे ये पता लगता है कि पानी जितनी तेजी से अंदर जाएगा या कम तेजी से जाएगा, कि वहां पर जो अंदर छेद किए गए हैं, चाहे वो केंचुए ने किए चाहे और प्राणियों ने किए, उसकी वजह से भी, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसकी वजह से भी, मिट्टी की जो अ, वो है उसके वजह से भी वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कितना हो पा रहा है। जब मिट्टी का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है कि मिट्टी के अंदर पानी आसानी से चले जाता है, वो भी हमें इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। और कुछ जगह पर जहाँ पर लाइमस्टोन हो जाता है, जहाँ खारापन ज्यादा हो जाता है, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल भी कम हो जाता है, और वो प्रॉब्लम सॉइल की स्थिति में कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हमारी कुछ तरीके ऐसे थे जो कि हमने वहाँ पर किए। इसके अलावा बहुत सरल सा तरीका, एक कार्डबोर्ड को, एक गत्तेनुमा टुकड़े को जिसका एक निश्चित साइज होता है, उसको अपने खेत के अलग-अलग तरह के खेत में 2-3 जगह पर रख दिया जाता है, और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के अंतराल के बाद जब उसको उठा के देखते हैं, तो उसमें फिर ये पता लगता है कि इसमें कितने तरह के प्राणियों ने इसके अंतर्गत शरण ले ली है, कितने तरह के प्राणी इसमें उपलब्ध हो गए हैं, उन सबको नंबरिंग उसकी करके, उसको उन सबके तरह के प्राणियों को गिन करके उसका एक इंडेक्स बनता है कि ये अच्छा ये इस तरह के प्राणी यहाँ पर दिख गए हैं। और तो इससे हमें यहाँ के जितनी भी तरह की डाइवर्सिटी है, जितनी भी तरह की वहाँ पर भिन्नता है जहाँ प्राणियों की, उसको भी वहाँ पर दिख जाती है। और उससे भी हमें पता लगता है कि कौन से तरह के खेती के तरीके में हमें कौन से तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, और उनका कितनी संख्या में उपलब्ध है। तो ऐसा करके ये एक और तरीका उसको हमें देखने को मिला, इसको हमने ट्रायल किया। इसके अलावा एक और तरीका था जिसमें कि एक ट्रैप बनाया जाता था मिट्टी के बिल्कुल सतह के ऊपर, और एक निश्चित कुछ दिनों के 48 घंटे के अंतर्गत उस ट्रैप में, उस बोतल में जिसमें पानी भरा रहता है, कितने तरह के प्राणी आए और कितने तरह के प्राणी आकर के उसमें इकट्ठा हो गए, उसकी संख्या को भी गिनते हुए ये समझने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर घनत्व कितना है, कितने तरह के प्राणी हैं। तो हमने इसको काउंट किया, इसमें से पानी में से जानवर इनको तरह के जो विभिन्न तरह के प्राणी थे, उनको निकाला, उसको काउंट किया, उसको समझने का प्रयास किया। तो ये भी एक पता लगा कि कितने तरह की वहाँ पर आ रही हैं, और इसको करने का समय कौन-सा उपयुक्त है। तो एक चीज़ भी यह भी समझ में आई, क्योंकि हम तो दिन के टाइम वहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर
प्राणियों का जो जीवाणु थे उनका घनत्व कम था। लेकिन यह भी समझ में आया कि सवेरे का टाइम, लगभग 7 बजे का टाइम एक बड़ा उपयुक्त टाइम है, जब शुरुआत हो रही होती है दिन की। शायद उस समय हमारे ये सब प्राणी हमें ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा तरीका और भी हमने देखा, वो ये था कि एक छोटी-सी बैटरी जो हमारी कार में और बाकी जगह छोटी-सी बैटरीज़ जो हैं, कार वाली भी बड़ी हो गई है, उससे छोटी वाली जो बैटरी है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इसको जब ऑन किया वहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर 2 इलेक्ट्रोड ज़मीन में घुसा दिए और वो बैटरी से जब उसको स्विच ऑन किया, तो हमारे जो केंचुए होते हैं, उनको ये बिजली का प्रवाह पसंद नहीं आता है। तो ये सारे केंचुए उस जगह के जितने भी हैं, सब ज़मीन पर आ जाते हैं और क्योंकि उनको एक खुजली जैसी होती है। तो उससे हम केंचुओं की जो संख्या है, किसी भी एक निर्धारित क्षेत्र में, उसको भी पता लगा सकते हैं और बहुत जल्दी ये हो जाता है जहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वो ज़मीन से ऊपर जो आ सकते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। हो सकता है कुछ ज़मीन के नीचे भी चले जाएँ। तो एक जगह पर जब हमने इसको किया, करीब 10 से 12 केंचुए ज़मीन के ऊपर आकर के वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए हो गए। तो हमने करीब 1 मिनट में ये सब इसका घनत्व भी को भी इसको हमने निकालने का प्रयास कर लिया। तो ये कुछ तकनीकें थी जो कि हम सब लोगों ने सीखने का प्रयास किया। कुछ तकनीकें इसके अलावा भी हैं, जिसमें हम मिट्टी के ढेर, मुट्ठी भर मिट्टी को जब उसको हम उसका एक गोला बना कर के पानी में छोड़ते हैं, तो यह समझने का प्रयास करते हैं कि इसका विघटन कितनी देर बाद हो रहा है, ये कितनी जल्दी हो रहा है। तो उससे भी पता लग जाता है कि ये मिट्टी हमारी किस तरह की मिट्टी है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं इसके बारे में। तो ये कुछ मिलाकर के कुछ एक तकनीक्स थी जिसके बारे में हमने थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। फिर उसको हमने अपनी एक्सेल शीट में, एक एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में इनका एक स स इसका एक कैलकुलेशन करने का प्रयास किया। इसका एक ग्राफ बनाया उन्होंने, वैज्ञानिक तरीके से ग्राफ बना कर के दिखाए। और उससे हमें पता लगता है कि हमारे मिट्टी का जो स्वास्थ्य है और मिट्टी का जो स्वास्थ्य आपकी जो मिट्टी में भिन्नता है, बायोडायवर्सिटी है, उससे हम कैसे निकालें। मेरा ये मानना है कि अभी हम मिट्टी की जाँच के 2 तरीकों को हमने समझते हुए आगे एक थोड़ी-सी हमारी समझ विकसित हो गई है। और लगभग 30% हमारी समझ विकसित होती है जब हम मिट्टी की जाँच करते हैं। एनपीके, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम वगैरह-वगैरह निकालते हैं, करीब 30% हमारा काम हो गया। 30% काम हमारा हो जाता है जब हम मिट्टी के अंदर रहने वाले छोटे जीवाणु, कीटाणु, जो जिसको हम नंगी आँख से देख सकते हैं, उसका अगर हमने आकलन कर लिया, तो 30% हम उसको हमारी समझ और ज़्यादा विकसित हो जाती है। 30% ऐसा है जो हम जीवाणु जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि हमारे फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनको जब हम नहीं देख पाते हैं, इनका भी आकलन करने का अगर हम कोई सरल तरीका निकाल सकते हैं, जिसको कि किसान स्वयं अपने खेत में कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हम लगभग 100% के आसपास मिट्टी के स्वास्थ्य को हम समझ पाएँगे। और इसके साथ ही जो मिट्टी के और जो हवा में रहने वाले जो जीवाणु हैं, इनकी भी अब हम इसको समझ लेते हैं। जैसे हम स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल कर रहे हैं या फेरोमोन ट्रैप को इस्तेमाल कर रहे हैं या सोलर ट्रैप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको भी अगर हम समझ लेते हैं, तो शायद हम प्रकृति को एक समग्र रूप से और बेहतर रूप से समझ लें। और इसके ऊपर फिर जो हमारी मधुमक्खी है, बाकी और जीवाणु हैं, चिड़िया है, और भी जो चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, गौ माता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन सब चीज़ों को एक समग्र रूप से हम शायद तब समझ पाएँगे। अभी भी मुझे लगता है कि हमारी हमारी समझ एक बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को समझने में अभी भी अपर्याप्त है। हम अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं। इसकी तरफ हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है और सरल विधियों का इजाद करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा तो हम एक मिट्टी को एक समग्र रूप से समझ पाएँगे और इसमें रहने वाले प्रत्येक प्राणियों के लिए जो हमें करना चाहिए, वो हम करेंगे और हम वह नहीं करेंगे जो इन प्राणियों का जिससे कि नुकसान होता हो। जैसे कि उदाहरण के लिए हम जैविक और प्राकृतिक खेती की जब हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी केमिकल का उपयोग हम नहीं करें।
कोई भी हम वहाँ पर प्लास्टिक को अपनी धरती माता में डाल करके दूषित नहीं करें, क्योंकि इसका प्रभाव केवल मिट्टी में ही नहीं बल्कि उसमें रहने वाले प्राणियों पर भी बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली ये माइक्रो प्लास्टिक जो है, जो कि अब हमारे शरीर के अंदर भी घुसता चला जा रहा है। तो ऐसा हम काम नहीं करें। ऐसा काम नहीं करें कि जो एसिड बैटरीज़ हैं और ये सब बैटरी है, इसको हम ऐसे ही नहीं फेंक दें। उसको करने का भी हमें तरीका ढूँढना है। मुझे लगता है कि विज्ञान को उस दिशा पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि जो काम नहीं करने हैं, और जो काम करके हमें धरती का नुकसान होता है। हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है जिससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो रहा हो। हमने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र के बारे में तो बता दी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री से रहने वाला जो कूड़ा-कचरा, बाकी सब चीज़ें की तरह की जो गंदगी है, उसका भी वो ऐसे ही बहा दिया जाता है, ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो उसका भी एक बड़ा खतरनाक तरीके से नुकसान होता है। कुल मिलाकर के हमारी इस धरती माता, जिसको कि हम धरती माता कहते हैं, और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसको बचाने के लिए, इसको समझने के लिए हम सब लोग जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम योगाहर में चर्चा कर रहे हैं, शायद वो उसी तरफ ही केंद्रित है कि हम अलग-अलग तरीके से अपनी समझ को विकसित करते हुए इस धरती को बचाने के लिए अपना जो भी योगदान है, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अनुभव था, एक अनुभव मेरा रहा जिसमें थोड़ी-सी समझ और ज़्यादा विकसित हुई। यह भी समझ विकसित हुई कि और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी हम केवल एक छोटे से उसको हमने पकड़ रखा है। इसमें भी शायद और बेहतर करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को और सरल बनाने की ज़रूरत है। इनको और विज्ञान का जो दायरे में कई बार वो छुपी रहती हैं और उसको जटिल बनाई रहती हैं। वो जटिल से सरल बनाने की तरफ हम लोग प्रयास करें। ऐसे प्रयास करें जिससे कि हम जो चीज़ें हैं उसको हम स्वयं उसका आकलन कर सकें जितना संभव हो सके। और तो ये वहाँ की सीख थी। सीख में बाकी जो साथी आए थे अलग-अलग देशों के और उस देश के भी, उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला। एक समझ वो भी विकसित हुई कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस तरह को कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोग रिसर्च बैकग्राउंड के थे। प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग थे, और तो उनके साथ बातचीत भी हुई। जब बीच में मौका मिला तो मैंने एक सूक्ष्म-सा परिचय कुछ एक साथी जो अलग-अलग देशों के थे, उनके साथ भी कराने का मौका जब मुझे मिला तो वो भी किया। और मेरा ज़्यादा समय लोगों के साथ बातचीत करने पर, उनकी बात समझने पर, भाषा की भी एक कई बार समस्या थी। जो वो बोलते हैं, जिस लहजे पर बोलते हैं, वो कई बार वो शब्द समझ में नहीं आते हैं, और फिर उस शब्द को बार-बार पूछना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है? इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो इसमें काफ़ी समय लगता है, और बातचीत भी करते हुए दूसरों के बारे में सुनना, समझना, यह भी एक कार्य एक महत्वपूर्ण था। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह का था। भोजन की व्यवस्थाएँ, जैसा मैंने पहले भी बताया था, खाने की व्यवस्थाएँ, अगर कोई शुद्ध शाकाहारी है, तो उसके लिए रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केवल फल-फूल और सलाद ही ज़्यादातर खाने को मिलेगा। चावल मिल जाएँगे, रोटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, कई दिनों से रोटी नहीं खाई वहाँ पर रहते हुए। और भी जो भी चीज़ है उसमें कुछ न कुछ नॉन वेजिटेरियन ज़रूर मिलता है, तो हमारे लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हम वेजिटेरियन हैं, तो हमारे लिए अलग से थोड़ी-सी व्यवस्था की गई थी। हमारे लिए फूड पैकेट हमें मिल जाता था दिन के टाइम पर भी और रात को भी। तो फूड पैकेट से हम लोग काम चल जाता था। और वैसे शुरुआत के दिनों में तो उनको तो ये भी था कि जो अंडा है और मछली है वो भी नॉन वेजिटेरियन ही मानते थे। तो उनको फिर बताया गया कि अंडा और मछली हमारे लिए नॉन वेजिटेरियन ही हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के अपनी जो डाइट थी वो केवल मशरूम और सूखी मतलब बॉइल्ड सब्ज़ी तक सीमित हो गई। लेकिन फिर भी बहुत आनंददायक रहा, कोई इसमें था, क्योंकि ये मशरूम खाने का और टोफू खाने का अवसर मिला, जो सामान्य रूप से हम लोग नहीं खाते हैं। टोफू सोयाबीन से बनती है, और मशरूम, कई तरह के मशरूम वहाँ पर थे, लेकिन डिश केवल हमें एक ही मिलती थी। तो इस तरह से भोजन की व्यवस्थाएँ इस तरह से थी। बाकी लोग खाने-पीने के बहुत शौकीन, बहुत खाने-पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जब भी जहाँ भी फ़ील्ड में गए तो हमें बीच-बीच में खाने का मौका मिला, खाने के लिए हमें चीज़ें दी, चाहे जूस दिया, चाहे
पानी दे रहे हैं, चाहे कोई और चीज़ कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थाएँ रास्ते में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है सब कुछ। ट्रैफ़िक बैंकॉक शहर में तो काफ़ी कुछ-कुछ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब हम वहाँ के बाकी क्षेत्र में गए, ग्रामीण क्षेत्रों में गए, तो वहाँ पर काफ़ी व्यवस्थित थी, भीड़-भाड़ बहुत कम थी और कुल मिलाकर के लोग आसानी से, आराम से अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। कोरोना की मार उनको अभी भी पड़ी हुई है और तो उनका जो वो था टूरिस्ट जो है कम आ रहा है। और एक पड़ोसी देश था लाओस, जो कि चाइना से लगा है, थाईलैंड से लगा है, म्यांमार से लगा है। लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से वो घिरा हुआ है बाकी देशों से। वहाँ के एक प्रोफ़ेसर आए थे, उनसे मैंने पूछा, "आपका देश में कैसा चल रहा है? कोरोना के बाद क्या फ़र्क पड़ा है?" कह रहा, "हमारी बड़ी बुरी स्थिति है और बिल्कुल भी टूरिस्ट का जो था वो बिल्कुल कम हो गया है। तो बहुत कम, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है।" तो इसके मुकाबले में जब हम भारत की तुलना करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये देश जो है, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़ा उत्साह है लोगों में उसके मुकाबले में, जो मैं कह रहा हूँ। और उसी बीच में चंद्रयान भी लॉन्च हो गया, मतलब वहाँ लैंड कर गया, तो हमारे लिए तो बड़ी उत्साह की थी। हम कह रहे थे, देखो, हमारा देश पहली बार चाँद में पहुँच गया, और वो भी चाँद के उस हिस्से में जहाँ पर कि और कोई नहीं पहुँच पाया, कोई भी देश नहीं पहुँच पाया। तो यह भी हमारे लिए बड़ा उत्साह का पल था कि इस चीज़ों पर भी हम लोगों के साथ बातचीत करें, और लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के बाद और भी जो समस्याएँ हैं, उसके बाद भी यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं, इतने उत्साह के साथ, इतनी जनसंख्या होने के बाद ये देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, यह सभी के लिए किसी भी एक मतलब एक चमत्कार से कम नहीं था, उनकी अपनी स्थिति को देखते हुए। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में हैं, जहाँ पर हम यह कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती को का जो ये मिशन है, आगे समय पर चलने वाला है। इस पर भी हम पूरे जोर-शोर से हैं। पूरा देश इसमें आगे सम्मिलित होगा। इसमें आगे सबकी भागीदारी होगी और हम निश्चित रूप से बाकी देशों के लिए भी कुछ न कुछ एक प्रेरणा के रूप में ज़रूर पेश करेंगे, अपने अनुभव पेश करेंगे। और बाकी काफ़ी मिला करके काफ़ी हेक्टिक रहा वैसे कुल मिला करके। तो वो जैसा मैंने बताया कि सवेरे 6 बजे का समय 7 बजे का समय उनके हिसाब से, मतलब यहाँ से साढ़े 5 बजे भोजन का समय चालू हो गया, 8 बजे हम वहाँ से चले गए वहाँ के समय अनुसार, और 9 बजे से हमारा कार्य चालू हो गया, साढ़े 5 बजे तक कार्य चालू हुआ, वापस आए। तो कुछ न कुछ ज़्यादा मैं घूमा तो नहीं, 1 आध दिन ही एक मॉल में गया था, वो मॉल भी ऐसा था कि यहाँ से लग लगा लो कि एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 1 किलोमीटर से कम ही होगा। इतना लंबा मॉल था, एक कोने, और उसमें 6 मंजिला मॉल। तो एक तरफ चले गए आपने कोने पर तो 1 किलोमीटर हो गया, दूसरी तरफ उसमें चले गए तो 2 किलोमीटर हो गया। अब 6 किलोमीटर तो 6 के 6 मंजिल में तो मैं पूरा भी नहीं घूमा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि तो ऐसे बड़े-बड़े वहाँ पर कुछ स्थान थे जहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ है। लेकिन कुछ जगह पर उतनी ज़्यादा नहीं भी है, कुछ जगह शांत है। कुल मिला के साफ-सफाई रखी है, लोग डिसिप्लिन्ड हैं। कोई भी अगर गलती से ठोकर लगी तो नमस्कार करते हैं, 90 डिग्री के नमस्कार करते हैं, एक-दूसरे को सलाम करते हैं। लड़ाई-झगड़ा कहीं नहीं, डिसिप्लिन के साथ रह कर के लोग काम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। उनके बीच में जाने का हमें भी एक मौका मिला, बाकी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, कुछ नया थोड़ा-बहुत सीखने का मौका मिला। आने वाले समय पर इसको हम आगे करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, उपयोग करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे मास्टर ट्रेनर आगे अपने ट्रेनिंग करेंगे, तो शायद उस समय इसका करिकुलम के रूप में एक छोटा-सा 2 घंटे के सेशन में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि सब लोग समझ लें और अपने-अपने खेतों में इसका उपयोग भी करें। अभी तो मैंने मौखिक रूप से बताया है, आने वाले समय में इसका एक प्रैक्टिकल थोड़ा-सा एक बनाते हुए आगे सबको जानकारी भी देने का प्रयास करेंगे। इसके ऊपर हमारे किसान अपना इनोवेशन करके ये समझने का प्रयास अगर करते हैं कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे नाप सकते हैं। विशेषकर ये जो छोटे-छोटे प्राणी हैं, जिनको हम देख सकते हैं, इनकी संख्या, इनकी भिन्नता
इनके जो कार्य करने का जो कार्य है इसको कैसे नाप सकते हैं, इस पर वो भी कुछ अपने दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिकली ये कुछ अनुभव करेंगे और इस मंच को बताएंगे। निश्चित रूप से सबको फायदा। तो इस यात्रा का तो वर्णन यही था। इसी प्रकार से यात्रा संपन्न हुई। कल ही सवेरे में पहुंचा, सवेरे 5 बजे, तो बिल्कुल थकान हो गई थी क्योंकि लगातार ट्रैवल हो रहा था। तो कल के उसमें मैं नहीं कर पाया, तो आज फिर अपनी बात कहने का मौका मिला, सबसे जुड़ने का एक मौका फिर से मिला। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम। प्रणाम। तिवारी विराम कर देता हूँ। कुछ प्रश्न अगर हैं किसी साथी के तो निश्चित रूप से आगे हम वार्तालाप जारी रखते हैं। जी, मुन्नीलाल जी, रंजना जी, आगे का कार्यक्रम। बहुत बहुत शायद आदरणीय पवन सर जी, आप सभी लोगों ने हैंड रेज करेंगे, ही सब करेंगे, हम पता है। सभी लोग आपका स्वागत करेंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके सबसे पहले हमारे सदन में उपस्थित आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने हैंड रेज किया था। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, अपना सवाल, सुझाव, अपनी संवाद करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद मुंडीलाल जी। पवन सर का योगाहार परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने इस तरह से ब्यौरा रखा कि हमको लगा कि हम सभी थाईलैंड में ही है और सर के साथ में पूरी यात्रा कर रहे हैं। इस तरह से सर ने पूरा का पूरा बिल्कुल जो ब्यौरा है कि कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या क्या किया और खाने पीने के साथ में सब किया। निश्चित रूप से सर, ये परिवार के आप मुखिया और उस तरह से आपने जो किया उसके लिए पुनश्च अभिनंदन। सर, आपने जो मिट्टी परीक्षण के वहां पे जो अलग अलग तरीके बताए हैं, उन तरीकों के फोटो या वीडियो जो कुछ भी है वो आपके समय अनुसार जब अगर आप साझा करते हो तो निश्चित रूप से जो 12 छेद वाला या पानी अंडरग्राउंड पानी में जो प्रयोग किए गए हैं आदि बहुत तरीके आपने बताए। तो उन तरीकों के से रिलेटेड लिटरेचर या जो भी आपके पास में सामग्री हो, वो फोटो आदि वो यदि साझा की जाए तो निश्चित रूप से उसमें आपने जैसा सोचा कि उसके कुछ परिणाम या उस तरह से और भी जो अच्छे तरीके अपन यहाँ पे कर सकते हैं तो उस दिशा में एक पहल मिलेगी। और निश्चित रूप से आपकी और हमारी सबकी जो सोच है कि भाई मिट्टी के और भी अंगों को अच्छे से विकसित करने के सामान्य तौर तरीके किसानों तक पहुंचाने में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये योगाहार परिवार और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें इनकी सहभागिता बढ़ेगी। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जी, डॉक्टर दुबे, ये जो मैंने बताया जी, था, जो धन्यवाद। हमारी ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है उसमें हम सबको ये टूल्स उपलब्ध करा देंगे और अपेक्षा ये करेंगे कि ये जो टूल है ये केवल अंत नहीं है, इसको अपने अपने क्षेत्र में अपना करके इसको और बेहतर रूप में देते हुए अपने अनुभव साझा करेंगे और साथ ही इसमें और भी जो अच्छी चीज हो सकती है और जो हम बेहतर कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। ये जो टूल्स हैं, ये जो टूल तरीके हैं, ये वैज्ञानिक रूप से किसी न किसी रिसर्चर साइंटिस्ट ने अपना कई मतलब समय लगा करके उनको स्टैंडर्डाइज भी किया गया है। तो ये टूल्स का, ये जो हमारे फ्रांस के हमारे टीचर थे, इसमें से इन्होंने इसका सरलीकरण कर दिया। ये टूल थे वैज्ञानिक रूप से विकसित, लेकिन इन्होंने इसका सरलीकरण किया और इसको ज्यादा जन उपयोगी बनाया है। मुझे लगता है कि इनमें से कुछ टूल्स को और सरलीकरण हम करते हुए इनका और बेहतर कर सकते हैं। तो फोकस मेरा है कि सरल कैसे किया जाए, डीमिस्टिफाई कैसे किया जाए साइंस को, इस पर हम अपने आप को करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा और सोचूंगा और फिर इसको सबके लिए उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद सर, जी। बस यही हम चाह रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रित है। सादर प्रणाम। आदरणीय शरद वर्मा जी।
जी सर। आदरणीय सर, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज काफी दिन बाद पवन सर को देखा तो बहुत मन को बहुत खुशी हुई। और उनने जो चीजें बताई हैं वो हमारी खेती के लिए, वातावरण के लिए और इस समाज के लिए बहुत आवश्यक है। सर, मैं वहाँ पे जैसे वर्मी पिट वगैरह कैसे होते हैं ये भी देखने को मिले थे क्या सर वहाँ पे? और कैसे वहाँ की करेंसी क्या है सर, और इंडिया के हिसाब से वहाँ की करेंसी का क्या मूल्य है? जी 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 सर। जी शरद जी, धन्यवाद। वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ये काम करते हैं, लेकिन हालांकि हमने वर्मी पिट हमें देखने का मौका नहीं मिला जहां पर भी हम गए। केंचुए को केंचुए का ये जो मैंने तरीका बताया, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक खेत में किया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा मैं सोच रहा था कि अगर मैं वर्मी पिट के ऊपर ये इलेक्ट्रोड वाला अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो वहां तो बहुत सारे केंचुए हमें दिख जाएंगे, लेकिन वहां पर हमें जी कोई वर्मी पिट देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है लोग बनाते हैं, बिल्कुल पिट बनाते होंगे, जरूर करते होंगे उसका, क्योंकि वहां पर एक चीज हमें बताई थी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। वो थे कि उसकी जो कास्ट है, वर्मी कास्ट जो निकलती हैं, वो उन्होंने मुझे हमें फोटो दिखाई। मुझे लगता है कि शायद वो ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब कि भूमध्य सागर रेखा के नजदीक है। तो वहाँ की कास्ट भी बहुत बड़ी होती है, मतलब काफी बड़े बड़े कास्ट थे जो कि अर्थ फॉर्म ने जमीन में ही बना रखे थे। तो वर्मी कंपोस्ट पिट्स का कम काम मैंने देखा, लेकिन ये देखा कि केचुआ वहां पर जहाँ पर भी था वो प्राकृतिक रूप से जमीन नहीं हो रहा था, और उसकी कास्ट बहुत बड़ी थी, क्योंकि हमने फोटो देखी। खेत में हमने कम देख पाए उसको। क्यों? क्योंकि जिस खेत में हमें ले गए थे वहां पर ये पेस्टिसाइड्स डालते थे। एक पेस्टिसाइड था, एक फंगीसाइड था। मैंने विशेष रूप से पूछा इस प्रश्न को कि इस खेत में क्या कोई केमिकल डाला है? तो चूंकि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का खेत था, वहां पर इन्होंने दो चीजें, पेस्टिसाइड और एक फंगीसाइड को डाल रखा था। फिर भी वहां पर जो संख्या थी वो हमें केचुए की संख्या वहां पर दिखी। और मैंने उसमें उनसे ये पूछा कि अगर इस खेत में पेस्टिसाइड या फंगिसाइड नहीं डला होता आम के उसमें, तो क्या संख्या बढ़ती या नहीं बढ़ती? तो अभी उनके पास इसका आंसर नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने बताया उनका खेती में वाला और इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं था, अभी बहुत ज्यादा रुझान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो मैंने कोई वर्मी कंपोस्ट पिट नहीं देखा उसमें। दूसरा जो प्रश्न था कि वहाँ की करेंसी थाई बात के नाम से है। एक थाई बात करीब मतलब 2 रुपए, लगभग 2 रुपए 20 पैसे से एक थाई बात आएगा। मतलब यहाँ की करेंसी के मुकाबले दुगना है वहां पर। और कुल मिलाकर के शहरों में तो चीजें बहुत महंगी भी हैं, महंगी चीजें मिलती हैं। और लेकिन करेंसी वगैरह का, हाँ, वहाँ पर एक एंट्री है, वीजा ऑन एंट्री फीस है, करीब 2200 बात वहाँ पर ले लेते हैं। 2200 बात का मतलब ये लगा लीजिए करीब 5000 रुपये वहाँ पर एंट्री फीस है, जो एयरपोर्ट में देनी पड़ती है, अनिवार्य रूप से सभी को देनी होती है। वीजा ऑन अराइवल है, तो आप अपना पासपोर्ट ले जाइए, वहाँ पर आप फीस भरिए फॉर्म के साथ, फोटो के साथ, बाकी अपना डिटेल करके, तो वहाँ पर वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। आपको जी और भी दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ रुक रहे हैं, आपका होटल कंफर्म्ड है कि नहीं है, आपकी फ्लाइट का टिकट, रिटर्न टिकट कंफर्म्ड है कि नहीं है। ये सब चीजें भी वहां पर वो दिखते हैं। जी तो जी जी। जी, प्रणाम सर। आदरणीय रोशन लाल राव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। सदन को रोशन जी, आवाज पहुंच रही है? जी, सदन को कोटि कोटि नमन। आदरणीय पवन सर को सादर नमन। मेरा छोटा सा प्रश्न था। आपका जो यात्रा रही है बहुत बढ़िया रही है, और निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए, हमारे सभी किसानों के लिए, उनकी खेती के लिए मददगार साबित होगी। सर, ये जो वहाँ की जमीन है और जो हमारे हिंदुस्तान की जमीन है, तो जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करते हैं, तो क्या वहाँ की स्थिति और हमारी स्थिति में क्या आपको कुछ अंतर लगा? और दूसरी, उत्पादकता की क्या स्थिति वहाँ फसलों की, कितना
समय कितना लेती है और क्या हमारे भारतवर्ष जैसी ही वहाँ स्थिति है? जी। जी जी, धन्यवाद रोशन लाल जी। मैं सॉइल कार्बन की जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया। सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का स्ट्रक्चर भिन्न है बिल्कुल भारत से, क्योंकि आपका बेस मटेरियल वहाँ पर थोड़ा अलग किस्म का है। जी। भारत में भी देखें तो बेस मटेरियल हमारे अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग जो 6 प्रकार की यहाँ पर मिट्टियां हैं, वहाँ पर बेस मटेरियल सबका अलग है। और उस वजह से ही वहाँ पर कहीं पर एसिडिफिकेशन की है प्रॉब्लम, सॉइल एसिडिक्स है। और मिट्टी की गुणवत्ता अगर देखी जाए तो अगर हम इसको तुलना करते हैं अपने नदियों के किनारे रहने वाले मिट्टियों से, तो हमारे भारत से अच्छी मिट्टी कहाँ की है? सबसे अच्छा देश तो हमारा भारतवर्ष है मिट्टी जी। के मामले पर, विशेषकर जो हमारे नदियों के किनारे रहने वाले क्षेत्र है, नदियों के किनारे वाले क्षेत्र है, उत्पादकता के दृष्टिकोण से, उसमें फसल लेने के दृष्टिकोण से। लेकिन उनके और हमें हमारे पास मानसून का भी एक ऐसा वरदान मिला हुआ है इस सब कॉन्टिनेंट को, भारत को विशेष रूप से, कि जिसकी वजह से हम साल में 3 फसलें भी ले लेते हैं। बाकी जगह पर यह स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जी। मिट्टी खराब है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन खराब है, मिट्टी बहुत सख्त है। और कुल मिलाकर के मिट्टी में बहुत सारी परेशानियां हैं, कंटेमिनेशन भी है, प्रॉब्लम्स हैं। और पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, यहाँ के मुकाबले कम पानी बरसता है मानसून नहीं होने की वजह से। लेकिन वहां पर है कि क्लाइमेट उनकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, विशेषकर दक्षिण थाईलैंड में। तो वहां पर उसके नजदीक होने के वजह से वहां पर आपका उत्पादन जो है अच्छा हो जाता है। आपके फल वगैरह का उत्पादन अच्छी तरह से ही लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं। और जी। इसके अलावा धान चावल वगैरह ये सब चीजों का उत्पादन वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। और उत्पादन के साथ साथ वहां पर हर एक चीज मैंने देखी जो शहरों में मिल रही थी, सब चीजें पैक्ड थी। चाहे वो रोड के किनारे कोई है या मॉल, अच्छे से अच्छे मॉल में है, ज्यादातर चीजें आपकी पैक्ड है। मॉल पर हाँ मैंने देखा कि कुछ चीजें वहां पर वैसे भी थी, फ्रेश थी, क्योंकि टेम्परेचर बाहर से मेंटेन्ड है। बाकी जो एसी लगा हुआ है वहाँ टेम्परेचर मेंटेन्ड है। और भी तो कुल मिलाकर के मिट्टी की स्थिति हमारे मुकाबले बहुत अच्छी नहीं है। और लेकिन फिर भी उनकी प्रैक्टिसेस और उनके तरीके से जलवायु जैसी है उसके मुकाबले वो थोड़ा सा फल सब्जी का उत्पादन वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। पॉली हाउसेज वगैरह भी हमने देखे कई जगह पर लगे हुए हैं, पॉली हाउस भी लगा रहे हैं। और एक जगह पर हम जाने का मौका मिला, लॉर्ड से में, वहां पर अ, एक बड़ा सा स्टोर बना हुआ था, और वो फार्म के उसके पीछे वो फार्म भी था। तो वहां पर वो मक्के का दूध भी बना करके बेच रहे थे। जी। मक्के का फैक्ट्री थी, मक्के की फैक्ट्री थी। और मुझे जब उसकी मैंने देखा तो मुझे शरद जी की भी याद आई। उनका मक्का का काम साइलेज का इतना अच्छा है, तो वहां से वो दूध भी बना करके बेच रहे हैं, और उसके उत्पाद भी, कॉर्न के उत्पाद भी बना करके बेच रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी वो किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो एक छोटी सी बस एक विजिट थी, इत्तेफाक से विजिट हो गई थी, तो वहां पर भी उन्होंने इसका कर रखा था। तो ऐसी तो मिट्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत खराब है। और हमारे वहाँ की मिट्टी के मुकाबले तो काफी अच्छी है। हमें केवल अपनी मिट्टी बचानी है, उनको बचाने के साथ साथ उसमें उसको निरंतर सुधार भी करना है, और उसमें उनको काफी टाइम लगने वाला है। कई जगह पर मिट्टी उनकी बहुत खराब है, कुछ जगह पर अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह की खराब है। 5 अलग अलग जलवायु क्षेत्र है जो उन्होंने विभाजित किए हैं पूरे देश में। और हर एक जी। क्षेत्र की अपनी विषमताएं, समस्याएं या संभावनाएं अलग है। कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ क्या कहते हैं आपके समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है, कुछ सेंट्रल वाला जगह है, कुछ जंगल वाला इलाका है। ऐसे वहां पर वहां की स्थिति है, तो भिन्नता वहां पर भी है। लेकिन कुल मिला के जो मिट्टी हमने देखी, जहां पर मैंने देखी, वहां तो बहुत अच्छी स्थिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। थी। जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी।
रविचंद मेहरा जी तक आवाज पहुंची नहीं पहुंची? आदरणीय रंजना बहन जी। जी धन्यवाद। सदन को प्रणाम। और आदरणीय पवन कुमार सर 5 दिन थाईलैंड के सफर में रहे, उनका बहुत अच्छा सफर हुआ और बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। बस मैं यही पूछना चाहती थी कि वहाँ की जमीन की उपरोक्तता है, जो आज भी भाई साहब ने पूछा, वो वही सवाल था कि वहाँ पर मिट्टी कैसी है, एक तो, और दूसरा वहाँ पर रासायनिक ज्यादातर लोग करते हैं या जैविक की तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं, उनकी यहाँ की स्थिति कैसी है, और तीसरा कि वहाँ पर कीड़ के लिए क्या करते हैं प्रबंध कीड़ पर, और पांचवा चौथा सवाल है मिलेट्स के ऊपर वहाँ पर खेती कर रहे हैं किसान। बस यही पूछना चाहती थी सर। ये तीसरा प्रश्न मैं नहीं समझ पाया, किस चीज के ऊपर था? कीड़ के ऊपर। मिलेट। अच्छा, मिलेट तो चौथा वाला था प्रश्न। हाँ, कीड़ पर सर तीसरा सवाल था मेरा, कीड़ पर क्या प्रबंध होता है वहाँ पर? चीड़ मतलब क्या हुआ, मैं समझा नहीं। सर पेस्ट कीट के बारे में पूछे। कीट पेस्ट। कीड़। अरे पेस्ट के ऊपर, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो पेस्ट के ऊपर, कीट के ऊपर, सॉरी। तो पहले मैं मिट्टी के ऊपर मैंने बता दिया है, मिट्टी की तो हमने बात कर ली है। कीट प्रबंधन के ऊपर मैंने उनको स्टिकी ट्रैप और इन सब चीजों के बारे में बताया। बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ज्यादातर जगह पर हमने देखा है रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह पर इनको, जैसे हमने पिछली बार, आपको याद होगा, पिछली बार जब हमने लाइव प्रोग्राम वहां से किया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि इनको हम थोड़ा सा जीवामृत के बारे में बताएं। तो हमने जीवामृत के बारे में बताया, क्योंकि उनको नहीं, वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनके वहाँ गाय भी कम मात्रा में है, बफलो ज्यादा। तो वहां पर जो मैंने उनकी पद्धति देखी वो ये देखी कि जो भी उनकी फल नुमा जितने भी चीजें खराब हो जाती हैं, पाइनएप्पल है, बाकी और भी ट्रॉपिकल फ्रूट बहुत सारे हैं, उन सबको वो 200 लीटर के ड्रम में या 100 लीटर के ड्रम में सड़ा देते हैं और उसका मटेरियल इस्तेमाल करते हैं स्प्रे करने के लिए, चाहे न्यूट्रिएंट के रूप में कहें, चाहे पेस्टिसाइड के रूप में करें। यही उनका एक तरीका है। तो इसलिए हमने उनको पिछली बार जीवामृत के बारे में मैंने बताया था और बाकी चीजों के बारे में बताया। इस बार मैंने उनको स्टिकी ट्रैप के बारे में उनको बताया कि इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सरल तरीका है इसको करने। और बाकी आपने कहा कि मिलेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर मैंने नहीं देखा मिलेट्स के ऊपर। मिलेट का तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही हो रहा है, और आने वाले समय पर हमें लगता है कि भारत बाकी जगह पर भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ सकता है, अगर अच्छी तरह से यहाँ पर काम किया जाए। तो मिलेट्स के ऊपर बिल्कुल, जिस क्षेत्र में हम गए वहां पर मिलेट्स के ऊपर कोई काम नहीं था, केवल ये बाकी चीजें जो हैं, ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह, ये सब अच्छे थे। बाकी मैंगो मैंने बताया, जो भी मैंने चीजें थी, इसको जो हमने देखा, ये फ्रूट्स को ये डिहाइड्रेट भी करते हैं। एक तो फ्रेश बेचते हैं, बाकी इसको डिहाइड्रेट करके बड़ी सुंदर सी पैकिंग करके आगे इसको मार्केट में उपलब्ध कराते हैं, बेचते हैं। और उसका ये काफी जरा से, मतलब प्रिजर्वेशन पर इनका काफी ज्यादा फोकस है, जो कि हमारे देश में कम है। यहाँ पर ये प्रिजर्व भी करते हैं और इसको टूरिस्ट भी आकर के ले जाते हैं। मैं भी एक पैकेट, रास्ते में एयरपोर्ट से एक पैकेट उसका लाया, जो इन्होंने डिहाइड्रेट कर रखा था, असॉर्टेड फ्रूट के जो है ना, स्लाइसेस, मैंगो, पाइनएप्पल, और भी कई सारी चीजें थी उसमें। अभी खाया भी नहीं है, इसको खोला भी नहीं है। तो वो सब चीजों को वो ड्राई जरूर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि शायद उसको वेस्टेज उनकी कम से कम होती है, और वो डिहाइड्रेट करके या तो फ्रेश बेचेंगे, फिर डिहाइड्रेट करेंगे, और उसको फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग करते हुए उसको प्रोडक्ट के रूप में पैकेज करते हुए आगे इसको बेचते हैं। ठीक है रंजना जी, हो गया इसमें मेरे ख्याल से बातें, और कोई छूटा? धन्यवाद सर। और फ्रूट्स की टेस्ट आपने देख लिए सर धन्यवाद वहाँ के? जी। फ्रूट की टेस्ट आपने देख लिए सर वहाँ के फ्रूट? हाँ, फ्रूट्स मैंने टेस्ट किया, मैंने तो फ्रूट ही ज्यादा खाया ना, फ्रूट ही ज्यादा हाँ, खाने का मौका मिला, तो, चाहे वो तो आपका ड्रैगन टेस्ट फ्रूट है। अलग अलग है ही सर, या अपने जैसी है टेस्ट? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भिन्नता है। जैसे ड्रैगन फ्रूट बहुत ज्यादा वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं,
जो कि हमारे वहाँ भी अब प्रचलन अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो ड्रैगन फ्रूट, और बहुत महँगा नहीं था, मतलब 35 रुपए का, 35 बात का था, मतलब 70 रुपए का किलो। उसमें करीब 3 पीसेस करीब आ जाते हैं, और काफ़ी अच्छा फ्रूट है। यहाँ पर ज़्यादा महँगा बिकता है। इसके अलावा वहाँ पर पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर फिर पपाया को इस्तेमाल करते हैं। पपाया मतलब आपका पपीता इस्तेमाल होता है। और फिर इसके अलावा आपका अमरूद है। अमरूद बहुत बड़े साइज़ का अमरूद है। वो भी काफ़ी टेस्टी है। फलों में स्वाद बहुत ज़्यादा है, पता नहीं स्वाद कैसे आता है। बहुत स्वादिष्ट फल है। और इसके अलावा और क्या था इसमें, एक आध और वहाँ के लोकल फ्रूट्स हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। एक फ्रूट है वहाँ डूरियन करके, जो कि हमारे हमारे उसमें जो हमारे वो होता है ना, जो अ, कटहल की तरह फ्रूट होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं, उसको सर कौन वो से इस्तेमाल। शहर में गए थे आप? मैं अशोक जी, मैं गया था बैंकॉक में। उसके अलावा वहाँ से 2.5 घंटे दूर एक दूसरा प्रांत था, जो ग्रामीण क्षेत्र में था। वहां पर भी हम लोग गए। मैं थाईलैंड में रखा 2 दिन, 3 दिन मैं वहीं रुका, 2 दिन हम दूसरी जगह पर रुके। तो शहर को मैंने देखा बहुत उससे, शहर की चहल पहल देखी, और मेट्रो से ट्रैवल किया। ट्रेन जो मेट्रो थी, वहां पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बहुत डिसिप्लिन तरीके से लोग हैं, भीड़ है, लेकिन हमारे शहरों जितनी भीड़ नहीं, हमारे बड़े महानगरों जैसी भीड़ नहीं है। लेकिन फिर भी काफी अच्छा तरीके से रहते हैं जी। सर सर बीच में एक प्रश्न बहुत पूछ रहा हूँ, क्षमा सर चाहूंगा। जी सर ये रोशन लाल जी। थाईलैंड अगर गोवा हैंड रेज करके थाई गोवा हैंड रेज का करके सवाल पूछें, आदरणीय हैंड रेज करके सवाल पूछे तो सबका सवाल होता जाएगा, नहीं तो जी आधे आधे जी सवाल हो जाते हैं। जी रंजना जी, आपका सवाल पूरा हो गया? जी 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 सर, धन्यवाद सर। मैं बोल धन्यवाद। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आप पूछ लीजिए। फिर हैंड रेज जिनका है मैं उनको आमंत्रित करूंगा, इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आप तक आवाज पहुंच रही है आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंची। आदरणीय एमएल गौर साहब। ओम सर्वप्रथम सदन के साथ सम्मानीय पवन सर का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है बैक टू इंडिया के लिए। और जो आज जानकारी आपने दी है वो करीब करीब बहुत महत्वपूर्ण रही। और जितने प्रश्न हुए उनमें से मुझे सिर्फ एक ही प्रश्न था अभी जो रंजना बहन जी ने किया कि वहाँ पेस्टिसाइड उपयोग करते कि नहीं, और पेस्टिसाइड के साथ मुख्य भोजन वहाँ का क्या है। और बाकी के क्वेश्चन तो जो आपने करीब करीब सभी पूरे कर दिए हैं, तो जानकारी सभी को मिल गई है। तो मुख्य जी भोजन जैसे भोजन, अपने यहाँ करते हैं वो जी क्या है? पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। हालांकि हमारे जो मैंने देखे वहां पर किसान जिनके साथ मैंने वार्तालाप की थी, उनका ये मानना था कि हम पेस्टिसाइड फ्री करते हुए, केमिकल को कम से कम करते हुए हम जी अपने जीवन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एक महिला थी जिनसे मैंने प्रश्न पूछा था पिछली बार, इस बार नहीं मिलती हूँ। उनसे मैंने पूछा था कि आपको इतने दूर, आप 4 घंटे दूर रह रही थी तब शहर से, तो आपको वहाँ की शहर की चमक धमक अच्छी नहीं लगती है क्या? उन्होंने कहा चमक धमक भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ पर संतुष्ट हूँ, और चाहे मुझे वहां पर मैं उसके मुकाबले कम कमा रही हूँ। ये उस महिला थी, एक करीब छोटी महिला, करीब 2.5 एकड़ की उनकी भूमि होगी। उन्होंने पूरा उसको, खेती को पूरे पेड़ लगा करके, और मिट्टी की हालत तो, आप मिट्टी तो नाम मात्र की ही थी। तो मतलब आपने हमारे देखा होगा मुकाबले तो हम धूप बहुत होती ज्यादा है। भाग्यशाली हैं। मैं मिट्टी को जब देखता हूँ अपने वहाँ की, तो वहां पर वो बिना पेस्टिसाइड के पेड़ लगा के, और कई तरह के पेड़ों पे अपने पूरा जो खेत था वो पेड़ पर ही आधारित था। वो वृक्ष खेती वो कर रही थी। तो वो अपनी स्थिति से खुश थी और संतुष्ट थी, और कह रही थी चाहे मैं कम कमा रही हूँ, लेकिन मैं शहर के मुकाबले यहाँ पर मैं ज्यादा संतुष्ट हूँ। तो एक तो ये मुझे एक महिला मिली। तो जी कई जगह, लेकिन जो कृषि विभाग है, क्योंकि ये परंपरागत रूप से उनको ये सब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड
कि उन्होंने पढ़ाई भी की है, वही प्रैक्टिस भी की है, तो वो आदत उनको आसानी से नहीं जाती है, जैसा कि हम अपने देश में भी देखते हैं। और हमारे देश में भी परिवर्तन हो रहा है, वहां पर भी परिवर्तन हो रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, और कोरोना ने सबको कुछ सिखा दिया है। प्राकृतिक रूप से लोग सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इसमें वो आगे की इस तरफ दिशा इस तरफ बढ़ रही है। उसकी गति अलग अलग हो सकती है, कहीं पर कोई तेजी से बढ़ रहा होगा, कहीं पर कम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न का आपका हो गया पेस्टिसाइड वाला। दूसरा प्रश्न जी, क्या था? वो मुख्य भोजन उनका वहाँ पे हाँ, कैसा है? भोजन। और एक चीज और थी भोजन, सर कि जो भोजन। धान वगैरह आपने बताया था कि धान वगैरह वो पैदा करते हैं और फल करते हैं, तो वहाँ पे जी, खेती का तरीका क्या है? जैसे अपने आप मशीन का उपयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर का या हाँ, दूसरी चीजों का? जी, जी, काफी मशीन का उपयोग काफी ज्यादा हो रहा है, और तकनीक आ गई है। तो मुझे बता रहे थे कि हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली उन एरिया में जहाँ बड़े स्तर पर फसलें लगी हुई हैं। ट्रैक्टर का इस्तेमाल निश्चित रूप से है। वो समय गया जब हल का इस्तेमाल करते थे। पहले जो वो खेती करते थे तो बफलो मतलब भैंस को इस्तेमाल होती थी आपको जुताई करने पर, जैसे यहाँ बैल का इस्तेमाल होता है, वहाँ बफलो का इस्तेमाल होता था। तो वो सब, लेकिन अब पहले जमाने की बात हो गई है। अब मशीनरी का उपयोग बड़े स्तर पर होने लग गया है, और चाहे किसान छोटे ही क्यों नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ वो बढ़ रहे हैं। मुख्य भोजन जो है, जो मैंने बताया कि वो ट्रॉपिकल कंट्री है, तो धान का उपयोग, मतलब धान की खेती ज्यादा होती है, और गेहूं की खेती नाम मात्र के मात्र में ही होगी, शायद इंपोर्ट ही करते होंगे। ज्यादातर उनका भोजन चावल ही है मुख्य रूप से। और इसके अलावा जितने भी तरह के नॉन वेजिटेरियन आइटम है, सारे के सारे खाते हैं। हर एक आइटम में उनका नॉन वेजिटेरियन जो सामान्य रूप से है, वो जरूर खाना है, और कई तरह के भोजन का उपयोग होता है। साथ में फल का और ये सलाद वगैरह का उपयोग काफी करते हैं, जैसे कि हमने भी उपयोग काफी किया उसका, कि सलाद के रूप में चाहे मक्का है, वो बॉइल्ड मक्का, चाहे गाजर है ग्रेट करते हुए, चाहे खीरा है, चाहे सैलेड है जो उसकी वो है, उसकी पत्तियां हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर हैं, छोटे चेरी टमाटो को इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो ये सब चीजें उनकी भोजन का मुख्य वो है। साथ में जो टोफू को काफी खाते हैं, मशरूम को काफी खाते हैं। आलू तो हमने देखे नहीं, आलू देखने को नहीं मिले। रोटी देखने को नहीं मिली। तो अगर आप वहां जाते हैं और रोटी आपको बहुत पसंद है, तो आपको रोटी मुश्किल मिलेगी, शायद आपको कोई रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा, इंडियन रेस्टोरेंट जो शायद रोटी बनाता हो। मैंने तो देखे नहीं, जिस एरिया में थे वहां तो रेस्टोरेंट नहीं थे। वो चावल पर ही हम वो कर रहे थे, और चावल भी उनके जरा सी लसलसा टाइप का होता है, मतलब कि जरा सी गीला टाइप का चावल होता है। बासमती चावल का उपयोग हमने नहीं देखा उपयोग होते हुए, न ही हमने कभी वहां पर खाया। तो इस तरह से बाकी नाश्ते के टाइम पर और ज्यादा वैरायटी हो जाती थी। उसमें आपको वो कई तरह के ब्रेड और कई तरह के बन और कई तरह के उसमें वो जो रहता है, मतलब वो उस तरह के चाय कॉफी को काफी पीते हैं, और जूसेस वगैरह काफी पीते हैं। और कुल मिलाकर के नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादातर लोगों की है, और उसके बिना उनकी जिंदगी नहीं चलती है। सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है। बहुत कम ही लोग होंगे, शायद 5% से कम लोग होंगे जो कि वेजिटेरियन होंगे, ऐसा मैंने उसको अनुभव किया वहां से लोगों से जो भी बातचीत की। बहुत ही कम लोग थे मेरे साथ वेजिटेरियन खाने वाले। एक फ्रांस के थे जो बाहर से थे, एक मेरे साथ इंडियन थे। मेरे ख्याल से तीन ही लोग थे हम जो वेजिटेरियन थे। इस पे करीब 40 लोगों में से करीब तीन लोग थे जो कि वेजिटेरियन के लिए, जिनके लिए पैकेट अलग से आता था, उसमें एक दो डिशेस हमारी रहती थी। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बड़ा आनंद ही, मतलब मौज है, मतलब उनके लिए तो ये इतनी सारी चीजें खाने को उनको मिल जाती। और शहर और जो अब रास्ते में भी जब हम जाते थे वहां पर, तो कई सारी दुकानें, उसमें भी बहुत सारी डिशेस वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं, उपलब्ध हैं, जो कि छोटे छोटे ढाबे, छोटी छोटी दुकानें, वहीं पर ही वो फ्राई करते हैं, वहीं पर बारबेक्यू बना हुआ है रोड के किनारे ही, आप नॉन वेजिटेरियन डिशेस का आनंद लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ फ्रूट्स, फल के भी दुकानदार हैं छोटे छोटे, जो कि आपके फल को काट करके थैली में रख के, तो आप उसको स्नैक के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बोलबाला ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन का है।
वेजिटेरियन में लिमिटेड आइटम्स हैं। तो इस तरह से ये रहा इसमें। ठीक है, ये हो गया मेरे ख्याल से कुछ हद तक के सूप्स वगैरह पी लेते हैं, सूप वगैरह काफी पीते हैं, तो इस वजह से उनका अच्छा है। जी आगे आगे बढ़ जी एमएल को आपका सवाल जी आगे बने सिंह जी सवाल सूक्ष्म में हो आदरणीय बने सिंह जी 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 बहुत ओम लंबे हैंड रीच सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि विद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं और शिक्षक चला जाता है, ऐसे हम हो गए थे आपके दर्शन बिना। तो आप आए वापस सदन में तो बहुत अच्छा लगा सभी को। अपने जैविक खेती में जो जैसे पूर्ण पोषण युक्त जो मिट्टी होती है उसको 1 लीटर की बाटल में भर के तोला जाता है, तो उसका वजन आता है 400 ग्राम से 500 ग्राम के बीच। तो ऐसा वहाँ पर एक मिट्टी जो पूर्ण पोषण युक्त मिट्टी नापने का ऐसा कोई प्रैक्टिकल आपने देखा या प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है? दूसरा मेरा ये निवेदन था कि आप लोग जैसे श्रावण महीने में वहाँ पे गए, तो क्या वहाँ पे भी वो लोग जैसे अपने यहाँ पर कावड़ यात्रा लेकर के जाते थे, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे देखने को मिले आप लोगों को? जी 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 याला विधि का हमने उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं मालूम करूंगा इस विधि के बारे में कि ये कैसे इस्तेमाल होती है, इसका वैज्ञानिक रूप से इसको किया है या नहीं किया है, क्योंकि जो भी तकनीक हमें बताई उसका वैज्ञानिक रूप से इसका वैलिडेशन हो रखा है। तो जैसा वहाँ की जो संस्कृति है ज्यादातर बुद्ध आधारित है, बुद्धिस्ट ज्यादा है। लेकिन मुझे एक दक्षिण थाईलैंड के एक साथी मिले जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा मैं तो शिव जी को भी मानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कैसे मानते हो आप शिव जी को, कैसे मानते हो आप, क्या समझते हो शिव जी से? तो उन्होंने मुझे अपना एक लॉकेट दिखाया, उसमें शिवलिंग बना हुआ था। अब देखो वहाँ की परंपरा और हमारी परंपरा में अंतर है। वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वो शिव को भी मानते हैं। और शिवलिंग का लॉकेट बना हुआ है जो कि कंधे में पहन रखा है, गले में पहन रखा है। तो शिव सबके लिए है मेरे ख्याल से। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में शिव की महिमा बहुत ज्यादा है। 2-3 देवताओं को ज्यादा मानने वाले हैं। एक है शिव है, एक है विष्णु है। कंबोडिया का जो अंकोर वाट टेम्पल है दुनिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है। आज की तारीख में वो रुइंस में, मतलब वो टूटा फूटा हुआ है। तो कंबोडिया के जो साथी आए थे उनके बारे में पूछते हैं कि वहां पर मंदिर है। हाँ वो कहते हैं मंदिर है, लेकिन अब तो हम लोग बुद्ध को मानते हैं। तो मान्यता करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से हैं। इसके अलावा गणेश को मानने मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। पिछली बार मैं जब गया हूँ तो वहां पर भी गणेश की मंदिर, और वहां पर लोग पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। मैंने भी एक सेल्फी ली गणेश जी की मूर्ति के साथ जब वहां देखा, तो बहुत सुंदर, गणेश जी को बहुत मानते हैं। इसके अलावा ब्रह्मा को मानते हैं। रोड के किनारे किनारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटी सी जगह पर, बहुत छोटा सा, वहां पर ब्रह्मा की मूर्ति लगी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही उनके लिए है, वहीं से उत्पत्ति है। तो मैंने उनका कहा कि तुम्हारा और हमारा डीएनए तो एक ही है, हम तो, उत्पत्ति हमारी एक ही उससे हुई है, सोर्स एक ही है, उद्गम स्थान एक ही है। तो ऐसा करके हल्की फुल्की बातचीत कर लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता हमने किसी को कि आप नहीं, हमारा ही सबसे अच्छा है। अपनी बात उन्होंने कहनी है, हमने अपनी बात कहनी है। जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है उसको हम देख ही रहे हैं। तो मन में उनके भी कहीं ना कहीं आस्था तो है। हालांकि इतने कई सारे सेंचुरीज हो गए हैं, इतने साल हो गए, तो क्योंकि वो दूर रहे और हमसे रहे, तो जरा सी वो हुआ है, अलग तरह से मान्यता है। और अपनी स्थिति के अनुसार शायद जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अगर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छा ही है। उनको अपनी बात मानने दें, हम अपनी बात माने, और अपनी जो अच्छी चीजें हैं उसको एक्सचेंज करें। यही मतलब, इस तरह से ही मतलब हमने तो इस तरह से हम उसको लेते हैं। और भगवान पर आस्था रखने वाले हैं। मैंने उनको बताया कि देखो हमारे लिए तो भगवान जो है, धरती माता हमारे लिए भगवान है। हम यहाँ पर मिट्टी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हमारे वहाँ तो जब मिट्टी विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरह के हमारे क्या कहते हैं आपके समय पर, और विभिन्न चक्रों में, मतलब फसल चक्र के विभिन्न समय पर धरती माता को पूजते हैं। अब चाहे फसल कटाई के बाद पूजे, चाहे बुआई के समय पूजें, चाहे किसी और तरीके से पूजें, तो हमारे वहाँ त्योहार ही इसीलिए है कि हम प्रकृति के ऊपर हम केंद्रित हैं। हमारा सारी जो है वो प्रकृति के ऊपर केंद्रित है। हम, हमारा जो कार्य है वो विश्व के प्रति है, विश्व का कल्याण हो उसका नारा देते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो इसकी भी बात करते हैं।
तो इसको हम मिट्टी को केवल मिट्टी के रूप में नहीं, बल्कि इसको एक आध्यात्मिक रूप में भी अगर समझने का हम प्रयास करेंगे, तो शायद हम इसको और गहराई से समझ पाएँगे। ऐसा मेरे कुछ साथियों से जब वार्तालाप हुई, तो उनके साथ वार्ता में मैंने ये चीज़ें उनको कही। उसको बात कहने का एक मौका मिला, तो बात हमने कही उसमें। तो इसका कहा कि जब तक ये मिट्टी को आप आध्यात्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, और उसको एक गहराई से नहीं जोड़ेंगे, तभी तो आप इसमें एक संतुलन की बात कर पाएँगे। जो हम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मिट्टी में विविधता की बात कर रहे हैं, भई आप कुछ प्राणियों को मार दोगे और कुछ ही प्राणी रहेंगे, तो आपकी मिट्टी क्या संतुलित हो पाएगी? या संतुलन उसमें हो पाएगा? तो ये सब चीज़ों को बात कहने का मौका मिला, बताने का थोड़ा-सा मौका मिला, इन्फॉर्मल तरीके से। कोई इसमें लेक्चर नहीं दिया मैंने, लेकिन ये बात उनको बताई, ये समझने का प्रयास किया इसमें। जी, जी बंदे सिंह जी। जी, जी, ओम, ओम। जी, धन्यवाद सर। हैंडरीज बहुत आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। अशोक पटेल जी। जी सर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने विदेश में जाके ये सब चीज जैसे आपने बताया कि भारत की भूमि, भारत की जल, भारत की प्रकृति, इससे अच्छा कोई देश नहीं। मैं भी वहां बैंकॉक गया था 2009 में। वहाँ 2-3-4 शहरों में 4-5 रोज तक रुका था मैं। पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे अच्छी कोई जगह नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में सब चीजें, हिंदुस्तान की संस्कृति वगैरह सब। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसराइल सब दूर गए, लेकिन न तो यहाँ की भूमि, न यहाँ के लोग, यहाँ तो संसार की पूरी चीज है हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान को ही घूम लो तो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को आपने घूम लिया। ऐसा मेरे मन में ऐसी मतलब सब चीज देखने के बाद में ये महसूस हुआ मेरे को। और सर, आपने यात्रा करी, बहुत अच्छा, मतलब हमको बहुत गर्व महसूस हुआ। इस सदन की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। और मेरा इसमें निवेदन, इस यात्रा से निष्कर्ष क्या निकला सर? आखिरी निष्कर्ष क्या निकला? जी, निष्कर्ष वाली जो बात है वो ये है कि ये जो सरल तकनीकें हैं, जो अभी जटिल थीं, उनको सरलीकरण जो किया है, उसके बारे में एक सोच विकसित हुई है। इस सोच विकसित होने के बाद जिसको हम अपने स्तर से जो हम उपयोग कर सकते हैं, उसको उपयोग करने का प्रयास करेंगे, और उसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने प्राकृतिक या जैविक खेती करते हुए मेरी मिट्टी में क्या परिवर्तन आया है, उसमें विविधता कितनी बड़ी है, उसमें उसकी साँस लेने की क्षमता में कितना अधिक हुआ है, कम हुआ है, जो भी स्थिति हुई है। क्योंकि हम कहते हैं जैविक खेती करो, हाँ, इससे स्वास्थ्य बढ़ेगा, ऐसे करेगा, ये ऐसा करेंगे। लेकिन क्वांटिफाएबल क्या हम कर पाते हैं? क्या उसको हम संख्या दे पाते हैं? क्या इसको हम एक परसेंटेज दे पाएँगे? तो इन सब विधियों से मुझे जो लगता है कि थोड़ा-सा जो हमें और काम करने की ज़रूरत है, वह ये है कि एक कंपोज़िट स्केल हमारा बने। इन सारी विधियों का मैंने उपयोग किया, खेत में उपयोग किया, एक किसान रहते हुए या एक रिसर्चर के रूप में उपयोग किया। तो मैंने देखा कि वर्तमान में, आज की तारीख में, मेरी खेत की जो सामूहिक रूप से जो स्थिति है, वो मैं 50% पर हूँ। अब मैंने फिर से 1 साल बाद फिर से तैयार किया और देखा, तो मैंने देखा कि मेरी प्रोग्रेस हुई है, मैंने आगे प्रोग्रेस की है, अब मेरा 60% हो गया। ओके, तो एक तो तरीका ये सरल तरीके से, जो सरलीकरण के दृष्टिकोण से मैं सोच रहा हूँ, वो इस तरह से एक समझने का हुआ। नंबर 2 जो हुआ वो ये हुआ कि मैं केमिकल आधारित खेती कर रहा हूँ या मेरा पड़ोसी कर रहा है। सेम चीज़ मैंने उसके खेत में जाके की, सेम चीज़ मैंने की। अगर मैं प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहा हूँ अपने खेत में, दोनों में मैंने अंतर देखा कि जैविक खेती वाले का 40% है, और जो केमिकल आधारित खेती कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब डाल रहे हैं, उनका हो सकता है कि 30% निकल के आए। ये आंकड़े कुछ और भिन्न भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको ट्राई करेंगे, तब हम तुलनात्मक तरीके से डेटा आधारित चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि इसमें अंतर कितना हुआ, कितना अंतर हुआ, सिग्निफिकेंट अंतर है कि नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इससे हमें फ़ायदा होगा, और ये जितनी भी 8-10 तकनीकें थी, इसके साथ हमने सॉइल टेस्टिंग को भी जोड़ दिया, इसके साथ हमने ऊपर वाले जो बाकी और है जीवाणुओं को भी हमने जोड़ दिया।
वो एक कंपोजिट हमारा एक स्केल निकल के आ जाएगा कि मेरे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। अगर मेरे मिट्टी का स्वास्थ्य माना जाए 80% आ गया, तो मेरा एज अ ह्यूमन बीइंग भी स्वास्थ्य शायद उतना ही अच्छा होगा, शायद कुछ कोरिलेशन उसका निकल के आए सामने। वैज्ञानिक लगती हैं ये थोड़ी-सी बात ज़रा-सी उस तरह की लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम सरल जितना कर सकते हैं, अगर उसको कर लिया, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें मिलेगा। कुल मिलाकर के ये भी सब चीज़ें अगर छोड़ दें, ये तो आँकड़ों की बात मैंने कह दी। तो कुल मिलाकर के जो बात है, निष्कर्ष तो यही है कि जो भी जीव-जंतु, जीवाणु इस प्रकृति में पाए गए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि अपने लाभ के लिए हमने दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। यही मुझे लगता है कि ये आध्यात्मिक बातें हमें समझनी चाहिए और यही उसका निष्कर्ष है मेरे दृष्टिकोण से। मेरे दृष्टिकोण से ये वैज्ञानिक निष्कर्ष भी कुछ नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से निष्कर्ष आध्यात्म की तरफ है, क्योंकि वही हमें आगे ले जाएगा, वही हमें आगे ज़िंदा रखेगा और वही इस भारत देश को आगे बढ़ा रहा है आज की तारीख में। अगर कोई चीज़ दूसरों के मुकाबले हम भिन्नता देखते हैं, तो हमारा अध्यात्म है, हमारे प्राणियों के बीच में जो सद्भावना है, उस बात का बात है और भी जो चीज़ें हैं, जिससे हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। निष्कर्ष अशोक जी मेरा तो यही, ये वैज्ञानिकता की बातें अपनी तरफ है, ये दूसरी तरफ है। जी, जी। जी, सर। सर सर 8:30 बज गया है, आपकी इजाज़त हो, अभी 4 हैंड रेज़ और हैं। अगर आगे कल करें सवाल या पूछ लें, आज ही कर आज लेते हैं, आपकी आज ही अनुमति कर लेते हैं। चाहेंगे अगर सर? उनको वो है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कंफर्टेबल हूँ आज, बिल्कुल। स्वागत है। जी, जी सर। जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की आदरणीय जो चर्चा हो रही जी, आज की जो चर्चा हो रही है, हमारा योग कक्षा भी अच्छी रही और चर्चा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लो कास्ट चीज़ें जो हो रही है, जो परीक्षण के लिए हो रही है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी सर। और इसके रिजल्ट्स लोग जब अपने खुद करके देखेंगे तो वो उसमें उनकी समझ जो है अपने आप ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो ये बस इनका ये है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकें। जैसे कि पहले जो है विज्ञान के लोग जो है बहुत जटिल मानते थे, तो अब ऐसी प्रक्रियाओं से विज्ञान जो है बहुत सरल हो जाएगी। जैसे हम अभी अपन देख रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो 10 लैब बना रहे हैं, वो भी तो इसी तरह की एक लो कास्ट चीज़ें हैं। और वो भी जीवाणुओं की संख्या आज कितनी है, बाद में कितनी हुई, क्या प्रभाव हुआ, ये सब चीज़ें यदि हम बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ओम, सदन को नमन। जी, जी। रमेश चंद्र मेहरा जी का बहुत सुंदर है। मैं जीवाणु वाली जो बात है वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा पक्ष है हमारा 30% वाला, उसमें ये कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक के। और मुझे लगता है कि ये जो तकनीकें, अगर हम सरल तकनीकों को अगर हम जो छात्र हैं, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो सरल चीज़ें हैं उनको भी अगर हम बता सकें और वहीं गाँव के ही जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा अगर पैदा होती है, तो वो घर जा कर के उसका चर्चा कर सकते हैं। घर जाके चर्चा करके उनको सफलता नहीं मिली, आने वाले समय पर वो शायद उसका उपयोग, अगर वो खेती में जाएँगे, तो उसका उपयोग निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका विस्तार हमारा केवल सभी वर्गों में, सभी छात्रों के साथ भी इसको अगर हम कर सकते हैं, तो इसको निश्चित रूप से करने का प्रयास किया जाएगा। जी ओम सर, जी ओम, बहुत बढ़िया। जी ओम। जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी।